हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो फॉर टैन स्टैक। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको टैन स्टैक फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जानेंगे कि हम टैन स्टैक यूज़ क्यों करते हैं, फिर हम देखेंगे कि टैन स्टैक यूज़ कैसे करा जाता है, और हम देखेंगे कुछ ऐसी बेहतरीन प्रैक्टिसेस जो कि मार्केट में यूज़ होती हैं टू राइट अ गुड एंड क्लीन कोड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं कि हम टैन स्टैक यूज़ क्यों करते हैं। तो जस्ट सब सेम पेज पे रहें, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है। तो इंटरनेट बेसिकली वर्क्स कि मेरे एक फ्रंट एंड है, वो बैकएंड को कुछ रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई मेरे को ये वाला डेटा दे दे। तो बैकएंड कुछ बिजनेस लॉजिक लगाता है, मे बी डेटाबेस से वो डेटा निकालना, उसको कुछ किसी तरीके से मैनिपुलेशन करना, मे बी डेटाबेस में तो पासवर्ड भी पड़ा हो तो उसको पासवर्ड नहीं चाहिए, तो मे बी कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करेगा और एज अ रिस्पॉन्स भेजेगा। और ये जो कम्युनिकेशन होता है ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई के थ्रू होता है। हमेशा बैकएंड और फ्रंट एंड जो है वो हमेशा एपीआई के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं, तो ये एपीआई का बहुत बड़ा रोल है वेब ऐप एप्स इन सब की दुनिया में। तो लेकिन अब इशू क्या आता है कि जैसे आपने एक वेब ऐप बनाई तो आप एपीआई को यूज़ करने के लिए तीन चीज़ें मेंटेन करते हो, बेयर मिनिमम तीन चीज़ें तो मेंटेन होती हैं। मे बी वो जो डेटा आ रहा है उसको यूज़ करने के लिए एक वेरिएबल, मे बी मैंने एक डेटा का वेरिएबल मान लिया, तो उसके लिए एक यूज स्टेट बनाऊंगा मैं, और उसके अंदर मैं अपना डेटा को स्टोर कर लूँगा। मे बी जो मेरा डेटा है वो ना आ पाए तो उसके लिए मैं एक एरर स्टेट लेता हूँ, है ना। एरर स्टेट लिया, एरर स्टेट सेट स्टेट, एरर स्टेट यूज स्टेट, मे बी उसको भी एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं। और मेरा जो डेटा है वो थोड़ा सा बहुत टाइम ले सकता है आने में, तो मैं एक लोडिंग स्टेट भी मेंटेन करता हूँ, है ना। लोडिंग स्टेट में भी शुरू में ट्रू होता है, मे बी डेटा आने में टाइम लगे तो ट्रू कर दिया। तो लोडिंग स्टेट का बेसिकली मतलब ये है कि जैसे मैंने कोई भी जो अपना एपीआई है उसके अंदर असिंक अवेट लगा रखा है, जिससे क्या होगा कि मेरा डेटा जाएगा और वापस आएगा। अब डेटा जाने और आने का मतलब ये है कि मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी और उसमें रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसको आने में टाइम लग सकता है। मैंने एक वेबसाइट बनाई है जो कि 15 सेकंड लेती है डेटा जाने और लाने में, तो मेरे को यूज़र को बताना पड़ेगा ना कि डेटा लोड हो रहा है, मे बी डेटा आने में टाइम लग रहा है, मे बी एक एरर है, तो मैं उन सब के लिए बेयर मिनिमम तीन स्टेट तो मैनेज करता ही करता हूँ, है ना। अब इशू ये आता है कि एक मिनी मीडियम से स्मॉल साइज़ की जो वेब ऐप होती है, मे बी ऐप होती है, उसके अंदर जो डेटा है वो इतना ज़्यादा पॉपुलेट हो रहा होता है कि मेरे को 30 से 40 एपीआई यूज़ करने पड़ते हैं, लॉगिन का, साइन अप का, डेटा लाना, डेटा भेजना, और मे बी मेरे को अपना कोई यूज़र का कोई डिटेल अपडेट करनी हो, मे बी कोई बिजनेस लॉजिक है, मे बी मेरी वेबसाइट जो है वो यूट्यूब की है तो मेरे को यूट्यूब की वीडियोज़ भी मंगानी होंगी। तो ऐसे बहुत सारे एपीआई यूज़ हो रहे हैं। तो अब एपीआई को मैनेज करने में इशू आ रहा था कि अगर आप एक एपीआई के लिए तीन स्टेट मैनेज कर रहे हो तो 30 एपीआई के लिए आप 90 स्टेट मैनेज करोगे। एरर स्टेट वन, एरर स्टेट टू, लोडिंग स्टेट वन, लोडिंग स्टेट टू, पता नहीं कितने सारे आपको स्टेट्स, वेरिएबल, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। तो जस्ट टू गेट ओवर दिस सोल्यूशन मैंने क्या यूज़ करा, टैन स्टैक। तो मैं पहले इस कोड का, ये जो कॉम्प्लेक्स कोड होता है इसका एग्जाम्पल देता हूँ। तो मैंने कोड लिख रखा है जिसके अंदर मैंने एक्सियोस के थ्रू एक गेट क्वेरी लगाई है, जिसके अंदर मैं एक यूआरएल है जो कि पब्लिक यूआरएल है जो कि डमी डेटा भेजता है। इसके अंदर देखो ये डेटा आ रहा है जिसके अंदर मेरी यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो मैं इस डेटा को शो कर रहा हूँ कार्ड्स के फॉर्म में यहाँ पे। मैं एक बार रिलोड करूँ तो देखो लोडिंग आ रहा है, लोडिंग स्टेट चेंज हुई और ये कार्ड्स पे दिखा रहा है, ठीक है। मैंने इसके लिए क्या कर रखा है, एक लोडिंग स्टेट बना रखी है, तो हमेशा लोडिंग रहता है, जैसे ही डेटा आ जाता है तो सेट लोडिंग फॉल्स हो जाता है, और इसके एरर पे एरर दे देता है ये, ठीक है। अब ये बोलता है कि लोडिंग स्टेट पे दिखाए लोडिंग, एरर स्टेट पे दिखा दे एरर, मे बी अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूँ यूआरएल, सेव कर दूँ और यहाँ पे रीलोड करूँ तो एरर स्टेट पे दिखाता है स्टेटस कोड 404 रिक्वेस्ट फेल्ड, मतलब डेटा नहीं है यहाँ पे। यूजर्स करूँगा तो सही डेटा दिखाने लग जाएगा, ठीक है। और वरना ये सारा डेटा दिखाता है। अब ये तो एक सिंपल एक एपीआई की एप्लीकेशन थी, इस वजह से काम चल गया। लेकिन अब क्या पता मैं 30-40 एपीआई यूज़ करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, टैन स्टैक। ये सब एपीआई मैनेजमेंट जो कि मैं अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर लिखने वाला था, मैं वो एक ही फाइल के अंदर एपीआईज लिखता हूँ। और हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम कैसे उन एपीआईज को यूज़ करने के लिए कस्टम हुक्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमें आगे जाके बहुत बेनिफिट्स देंगे, ठीक है। तो एक बार टैन स्टैक पढ़ते हैं कि टैन स्टैक होता गया है कहाँ पे। टैन स्टैक क्वेरी डॉक्यूमेंटेशन पे आ गया हम, ठीक है। तो इसने बोला कि टैन स्टैक is for fetching, it's a holistic way
ठीक है ठीक है ठीक है, लेट अस सी हाउ टू इंस्टॉल इट। तो ये लाइब्रेरी है टैन स्टैक की, इसको उठाते हैं, पहले इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सर्वर करते हैं बंद और npm इंस्टॉल टैन स्टैक, npm इंस्टॉल @टैन स्टैक रिएट क्वेरी। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। हमें क्या करना है, अपनी जो main.js है उसके अंदर एक क्वेरी क्लाइंट टाइम का वेरिएबल बनाना है जो कि ये ऑब्जेक्ट लेगा और वो इधर से इंपोर्ट करना है और अपने पूरी ऐप को रैप कर देना है। ठीक है, करके देखते हैं। तो इंस्टॉल हो गया। तो हमारा जो main.jsx है इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ये वाला उठाते हैं और पेस्ट कर देते हैं इस लाइन को। ठीक है, और ये अब कह रहा है कि ये क्वेरी क्लाइंट नहीं मिल रहा है क्योंकि हमें ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल V। ठीक है, और अब हमको अपनी पूरी ऐप जो है वो रैप करनी है क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर के अंदर। तो ये उठाते हैं और यहाँ पे करा पेस्ट और अपनी ऐप को रैप कर दिया। और बाकी अब इसका यूसेज है। तो बस इतना ही काम था टैन स्टैक को इंस्टॉल करने के लिए, कि मैंने टैन स्टैक इंस्टॉल करा, एक क्वेरी क्लाइंट का ऑब्जेक्ट जो था उससे एक वेरिएबल बनाया, उसका एक इंस्टांस क्रिएट करा और उसको इस इंस्टांस को एज ए क्लाइंट पास कर दिया और अपनी पूरी ऐप को रैप कर दिया क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है, आप इसका यूसेज देखते हैं। तो इसका यूसेज यहाँ से मत पढ़ना, जो मैं सिखा रहा हूँ एक बार वो देखना, दैट्स गोना बेनिफिट यू मोर। तो अब जब भी आप इधर सोर्स के अंदर कंपोनेंट स्क्रीन्स ऐसा जितने फोल्डर बनाते हो, एक और फोल्डर बनाना सर्विसेज नाम का, सर्विसेज नाम का, है ना। इसके अंदर एक और फोल्डर बनेगा हुक्स नाम का, जो कि हम अपने कस्टम हुक्स क्रिएट करेंगे, है ना। और इधर मैं बनाता हूँ एक अपना फाइल जिसके अंदर मैं सारा एपीआई मैनेजमेंट करूंगा। तो इधर टैन स्टैक की बात हो रही तो tan.js बना लेता हूँ, है ना। अब इधर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ अपना कोड। तो सबसे पहले तो हम एपीआई मैनेजमेंट के लिए टैन स्टैक में एक्सियोस यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सियोस इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्लाइंट बनाना पड़ेगा। एक्सियोस डॉट क्रिएट, इसके अंदर दूंगा मैं सबसे पहली बात अपना बेस यूआरएल, कि किस बेस यूआरएल पे मेरे को हिट करवाना है, मैं इसका मतलब बताता हूँ। और बाकी बाकी हेडर्स के अंदर मैं दे देता हूँ अपना, हेडर्स के अंदर दे देता हूँ मैं कंटेंट टाइप, ठीक है, हेडर्स कर दिया बंद। ठीक है, तो मैंने ये एक एपीआई क्लाइंट बनाया। अब इसको मैं वो करने से पहले, इसको मैं यूज़ करने से पहले, आपको इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक सिंपल बनाता हूँ अपना फेच करने के लिए फंक्शन। तो कॉन्स्ट फेच कार्ड्स डेटा नाम का फंक्शन बना के देखते हैं। ठीक है, तो सिंस ये एक एपीआई फंक्शन है तो इसमें इसके अंदर असिंक अवेट लगेगा, असिंक, है ना। और इसके अंदर मैं कर क्या रहा हूँ, स्लैश कार्ड्स और रिस्पॉन्स डेटा। ठीक है, तो अब मैं अब से आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। तो अब ये जो मेरा बेस यूआरएल है, ये बेस यूआरएल ये वाला यूआरएल है। जैसे मैं किसी भी एपीआई पे जाऊँ तो एपीआई के इसके अंदर ये जो यूआरएल होता है कभी चेंज नहीं होता। जो बेसिक एपीआई बनाया जाता है वो ऐसे बनाया जाता है कि जैसे मेरी वेबसाइट है खैर एक्सप्लेन्स डॉट प्लेन्स डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप स्लैश, अगर कोई एपीआई है तो उसका नॉमनक्लेचर ऐसे करा जाएगा, स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश मे बी यूज़र का राउट है कोई तो स्लैश यूज़र लिख दिया जाएगा। तो जो इतना यूआरएल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, स्लैश एपीआई स्लैश v1 तक का। समझ रहे हैं। तो ये मेरे बेस यूआरएल के अंदर आता है। आप कोई भी एक अच्छा कोड देखेंगे उसके अंदर ये स्लैश एपीआई वगैरह स्लैश v1 वगैरह हमेशा लिखा रहेगा, क्योंकि वो बताएगा कि वो एक एपीआई है। वरना स्लैश खैर एक्सप्लेन्स डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप स्लैश यूज़र लिख दूंगा मैं अगर, तो वो तो क्या पता मेरा फ्रंट एंड यूआरएल भी हो सकता है।
तो मेरे को बैकएंड यूआरएल बताने के लिए /API/v1 यूज करता हूँ, और ये मार्केट के अंदर एक्सेप्टेड चीज़ है, और ये मार्केट के अंदर ये एनफोर्स करा जाता है कि इसको यूज करें। ठीक है, तो मेरा बेस यूआरएल अभी क्या है, मेरा बेस यूआरएल है ये। ठीक है, तो इसको उठाओ यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब इसके आगे का यूआरएल क्या था, फेच कार्ड के अंदर /users को हिट कर रहा था मैं, तो मैंने /user हिट करवा दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, और अब क्या हो रहा है कि एक बेस यूआरएल है, उस बेस यूआरएल पे मैंने एक फंक्शन बना दिया है जिसके अंदर /user हिट कर रहा है। तो अब जब भी एपीआई क्वेरी जाएगी ना, वो जाएगी ऐसे कि ये इतना, अब जैसे मैंने इस फंक्शन को कॉल करा तो /users खुद से चला जाएगा, तो ये बेस यूआरएल खुद से ऐड हो जाता है। तभी तो मैंने इंस्टांस मतलब ये क्रिएट करा, ताकि हमेशा बेस यूआरएल के अंदर ये ऐड हो, हर एपीआई कॉल से पहले ये ऐड हो। अब मैं इसको यूसेज बताता हूँ कैसे करना है। तो उसके लिए बनाएंगे हम कस्टम हुक्स रिएक्ट के, तो मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं। तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे यूज गेट कार्ड डेटा कार्ड्स डेटा .jsx। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं यूज क्वेरी को, टैन स्टैक की है ये यूज क्वेरी। ठीक है, और इधर बनाते हैं एक फंक्शन कॉन्स्ट यूज गेट कार्ड्स डेटा डॉट यूज डॉट कार्ड डेटा, और ये बन गया हमारा फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है ना, ये रिटर्न करता है मेरी यूज क्वेरी ही, रिटर्न यूज क्वेरी, है ना। और ये यूज क्वेरी लेता है दो चीज़ें, पहला ये लेता है क्वेरी की, और दूसरा लेता है क्वेरी फंक्शन। ठीक है, तो क्वेरी की क्या है, ये एक ऐसी की है जो कि इस कॉल को, जैसे जो गेट कार्ड डेटा है, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। इसको तुम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन याद रखना हर एक एपीआई के लिए ये हमेशा यूनिक होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, कई बार कैशे में मदद कर देता है, कई बार एपीआई कॉल बार बार ज़्यादा जा रही है, तो उसको कम करने के लिए खुद से ही काफ़ी कुछ हैंडल कर लेता है। तो ये एक यूनिक की होती है, इसने कार्ड सजेस्ट कर दिया, मैंने कार्ड दे दिया। अब फंक्शन पूछ रहा है, फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। फेच कार्ड्स डेटा नाम का फंक्शन बनाया, तो फेच कार्ड्स डेटा। ठीक है, बस इतना ही काम था, इसको अब करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज कार्ड्स डेटा। ठीक है, बस इतना ही काम करना था। तो एक बार फिर से देखते हैं कि मैंने क्या करा है कि एक एक्सियोस इंपोर्ट करा है, एक एपीआई क्लाइंट बनाया है जिसके अंदर मैंने बेस यूआरएल सेट करा है और अपना हेडर सेट करा है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक एक्सपोर्ट कॉन्स्ट का फेच कार्ड डेटा नाम का फंक्शन बनाया है जो कि एक असिंक फंक्शन है। और अब मैंने क्या करा है कि एक वेरिएबल बनाया है रेस्पॉन्स नाम का, जिसके अंदर मैंने इसका रेस्पॉन्स कैप्चर करवा लिया। रेस्पॉन्स क्या आएगा, वो एरे। ठीक है, ये वाली एरे जो है ये रेस्पॉन्स में आएगी। और अब रेस्पॉन्स के अंदर जो डेटा आ रहा है वो मैंने कैप्चर कर लिया, वो मैंने रिटर्न भी कर दिया, है ना। अब ये यूज कार्ड क्या कर रहा है, ये कस्टम हो गया। इसका एक बार सिंटेक्स देखो, उसके बाद इसका यूसेज बताता हूँ मैं। क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है यूज क्वेरी, जिसके अंदर एक क्वेरी की लेता है और एक क्वेरी फंक्शन लेता है ना, और उसके हिसाब से इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया हमने, है ना। अब जो मैं अपने इसके अंदर ये सब लिख रहा था, है ना, ये सब कुछ, ये सब कुछ इतने सारे वेरिएबल मैनेज करना, इनको करते हैं हम डिलीट। और अब मैं क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट इधर डेटा, है ना, इक्वल टू इक्वल टू ये वाला हमारा फंक्शन क्या था, ये वो फंक्शन देखते हैं, यूज गेट कार्ड्स डेटा। तो ये हमारा कस्टम हुक हमने इंपोर्ट करा, है ना। तो अब इसके अंदर डेटा आ जाएगा। तो ये अब टैन स्टैक का यूसेज हो रहा है ना। अब इसके अंदर में एक इज एरर नाम का फंक्शन होता है, इज लोडिंग नाम का फंक्शन होता है ना। अब मैं क्या करूँगा, डेटा को, अभी मैं डेटा को यूज़र नाम से ले रहा था, तो मैं इसको रीनेम कर दूंगा यूज़र नाम से। ठीक है, और इसके बाद अब क्या करूँगा, यूज़र्स नाम से। ठीक है, और अब इसके बाद क्या करूँगा, इफ़ इज लोडिंग, तो
रिटर्न रिटर्न एक h1 लोडिंग, ठीक है। और वैसा ही एक एरर के लिए भी डेल देते हैं, इफ इज एरर रिटर्न एरर इन फेचिंग द एपीआई, ठीक है। तो वो इतना सारा कॉम्प्लेक्स कोड को हमने कर दिया इतना, ठीक है। अब एक बार रन करके देखते हैं, npm run dev, और ये खुली हमारी वेबसाइट, और देखते हैं क्या आ रहा है। लोडिंग आ रहा है और लोड होना स्टार्ट हो गया। तो आपने देखा क्या, यहाँ पे 3 डॉट लगाते थे। अब रीलोड करते हैं। अब तुमने देखा कि कितनी जल्दी डेटा आ रहा है, क्योंकि इसने कैशे कर लिया है जो हमने इसका यूज़ करा है ना यहाँ पे, तो डेटा तेज़ आ रहा है हमारे पास। तो देखो वही सेम काम हो गया, हमने इतना बड़ा कोड को इतने से में रिड्यूस कर दिया, है ना। और अब हमें किसी एपीआई में चेंज करना है तो मुझे किसी कंपोनेंट के फोल्डर वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली जाऊंगा अपने इधर चेंज करूंगा और हर जगह चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये तो बस एक गेट कॉल के लिए हो गया, है ना। अब इस एक और यूसेज होता है इसका, पोस्ट पैच और डिलीट क्वेरी का सिंटेक्स, मैं वो भी बता देता हूँ। यूज़ गेट यूज़ अपडेट यूज़ लॉगिन फंक्शन, यूज़ लॉगिन बनाते हैं, यूज़ लॉगिन डॉट jsx, है ना। तो मे बी मैं उस लॉगिन का फंक्शन देता हूँ, ठीक है, कि एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन, लॉगिन का फंक्शन बनाया। ये एक असिंक फंक्शन बनाते हैं, और कॉन्स्ट, तो ये दो चीज़ें ले रहा होगा, है ना। पहली चीज़ ले रहा होगा ये मेरा, मे बी लॉगिन कर रहा हूँ मैं ईमेल कॉमा पासवर्ड से, तो मैंने ये एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करवा लिया। और कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एपीआई क्लाइंट डॉट, जो लॉगिन होता है वो हमेशा एक पोस्ट कॉल होता है, और स्लैश मे बी उसका जो यूआरएल है वो स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन हो, है ना। और ये डेटा भी चला गया, तो डेटा के अंदर क्या क्या जाता है, मेरा ईमेल और पासवर्ड जा रहा है, ईमेल कॉमा पासवर्ड, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए मैं ये वाला नोटेशन कैसे लिखता हूँ मैं, हम ये जानेंगे, ठीक है। तो इंपोर्ट करते हैं यूज़ क्वेरी ही, इंपोर्ट यूज़ क्वेरी फ्रॉम टैन स्टैक, और बनाएंगे कॉन्स्ट यूज़ लॉगिन का कॉन्स्ट यूज़ लॉगिन इज इक्वल टू हमारा ये फंक्शन, ठीक है। एक्सपोर्ट भी कर देते हैं इसी फंक्शन को, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ लॉगिन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अब ना, हम पहले क्या कर रहे थे, हम पहले कर रहे थे क्वेरी की और क्यूरी फंक्शन, है ना। तो जब भी मेरे को गेट कॉल देनी होती है मैं तब क्वेरी की और क्वेरी फंक्शन यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी मेरे को क्या पता पोस्ट कॉल देनी हो, पैच कॉल देनी हो। इसके अंदर तो डेटा के अंदर कुछ चेंज होगा, तो जब भी चेंज हो तो उसके लिए क्या करते हैं, म्यूटेशन यूज़ करते हैं। तो हम क्या देंगे, रिटर्न यूज़ म्यूटेशन, यूज़ म्यूटेशन, है ना। और इसके अंदर दे देंगे म्यूटेशन फंक्शन और म्यूटेशन की, इसको करते हैं यहाँ से कैंसिल, और म्यूटेशन की क्या दे सकता हूँ मैं म्यूटेशन की नहीं जाती है, सिर्फ म्यूटेशन फंक्शन जाता है। म्यूटेशन फंक्शन क्या देंगे हम रिसीव कर रहे हैं क्या क्या, ईमेल कॉमा पासवर्ड, ठीक है। और इसके अंदर हमने फंक्शन कौन सा चलाना है, लॉगिन वाला, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या क्या भेजेंगे, ईमेल कॉमा पासवर्ड, ठीक है। इतना वर्क करता है। अब इसके अंदर हम रिस्पॉन्स कैसे भेजेंगे, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑन सक्सेस,
ठीक है। ऑन सक्सेस के अंदर आप कोई भी फंक्शन रन करवा सकते हो, ऑन सक्सेस एसिंग फंक्शन, और ये डेटा भी देता है हमको, ठीक है। डेटा दिया, उसके हिसाब से हम कुछ भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे मेरे को मे बी मैं console log डेटा कर सकता हूँ, और console log कर सकता हूँ कि API fetched सक्सेसफुली, CHD सक्सेसफुली, और आपको कोई टोस्ट दिखाना है तो आप यहाँ पे वो टोस्ट का फंक्शन लिख सकते हो, जैसे कोने में टोस्ट आ जाते हैं वो लिख सकते हो। और जैसे ये ऑन सक्सेस है वैसे ही एक ऑन एरर होता है, वो भी सेम काम करता है, वो बस लेता है एक एरर, एरर वेरिएबल एरर, और उसके अंदर भी आप console log कर सकते हैं, console log एरर, console log एरर अनफेस्ड अनसक्सेसफुली, ठीक है। ऐसे करके आप पोस्ट पैच डिलीट रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं। तो गेट के लिए क्या करेंगे अपन, क्वेरी की लगाएंगे और ये कर देंगे, एक क्वेरी की लगाएंगे जो कि एक स्ट्रिंग लेगा। आप मल्टीपल स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं इसके अंदर, जैसे ये हो गया ये कार्ड्स, और मे बी गेट कार्ड डेटा। तो ये कैशे में मदद करता है, ये कैन स्टैक। आपको हर एपीआई के लिए, हर गेट एपीआई के लिए ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही जो पोस्ट पैच फंक्शन होंगे उनके लिए आपको एक म्यूटेशन की फंक्शन बनाना पड़ेगा, यूज़ म्यूटेशन यूज़ करना पड़ेगा। इसका कस्टम हो क्या यूज़ म्यूटेशन, और उसके हिसाब से आपको डेटा पास करना पड़ेगा, और उसके ऑन सक्सेस ऑन एरर इवेंट पे आप यहाँ पे भी ये भी कर सकते हैं। मे बी आप अगर रिएक्ट राउटर डॉम यूज़ कर रहे हैं तो नेविगेटर डॉट नेविगेट कर सकते हैं। किसी और पेज पे भी लॉगिन हो गया है तो आप होम स्क्रीन या फिर कोर्स स्क्रीन इस पे भी नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम एपीआई हैंडल करते हैं। तो जैसे ये अभी हमारा ऐप डॉट JSX का एपीआई परफेक्ट काम कर रहा है, नहीं समझ रहे हैं? और एक बार और रीलोड करके देखते हैं। सो दिस इज़ वर्किंग परफेक्ट, है ना। कंसोल पे चलते हैं, कंसोल पे भी कोई एरर नहीं है, और हाँ, तो ये परफेक्ट काम कर रहा है, एपीआई कॉल परफेक्ट जा रही है, रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, रिक्वेस्ट भी ठीक गई। सो दैट वाज ऑल अबाउट टैन स्टैक, और इससे ज़्यादा टैन स्टैक सीखने की जरूरत नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू राइट टैन स्टैक। एक फाइल बनती है जिसके अंदर आप सब अपने सारे एपीआई लिखते हैं। मैंने ये बता दिया कि इस एपीआई ये जो है ये जो यूआरएल है चिपक जाता है हर एक इस यूआरएल के पीछे, और यहीं पे ही सारे अपने एपीआईज लिखते हैं। कस्टम हुक्स बनाना, कस्टम हुक्स गेट के लिए कैसे बनता है, पोस्ट के लिए कैसे बनता है, पैच के लिए कैसे बनता है, डिलीट के लिए कैसे बनता है, मैंने वो सिखा दिया है। और एंड यू विल बी गुड टू गो। एंड इसके अलावा कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो ये सारा कोड, ये जितनी भी वेबसाइट हैं, अगर आपको डमी यूआरएल टेस्ट करना हो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ये जो ये बनाया मैंने, डायग्राम बनाया, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन मैसेज मी ऑन माई email, and you can comment down. I will be replying to the comments. Thanks for watching. We'll catch you later.